कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है। रात के अंधेरे में पानी के अंदर हम एक बड़े से मगरमच्छ को देखते हैं। अगर आप ठीक से देखो तो मगरमच्छ के ऊपर एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है, जो कि एक ट्रैकर का काम करता है। मतलब कि उसकी बॉडी में ट्रैकर लगाया गया है। तभी अचानक से उस मगरमच्छ के ऊपर कोई बड़ी सी चीज हमला कर देती है, जिसकी वजह से मौके पर ही उस मगरमच्छ की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बार के अंदर सिस्टीन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो अपनी एक दोस्त हैना के साथ में छुट्टी मना रही थी। आज रात ये लोग बार में पार्टी वगैरह करने के लिए आए हुए थे, लेकिन पार्टी के दौरान अचानक से सिस्टीन के पास उसके मैनेजर का कॉल आता है, जहां हमें मालूम चलता है कि सिस्टीन को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, बल्कि उसने अपने मन से छुट्टी ले लिया है। उसने अपने काम को भी पूरा नहीं किया था, इसी वजह से उसका मैनेजर उसे काम से निकाल देता है। वो काफी नाराज हो जाती है क्योंकि उसे हर हाल में ये जॉब करनी थी। वो अपसेट होकर के यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी हैना उसे रोक लेती है। दरअसल एक रोड्रिगो नाम के बंदे ने इन्हें ऑफर दिया था। वो थोड़े से कम प्राइस में इन्हें मगरमच्छ दिखाने की बात करता है। हैना को काफी ठीक लगता है, इसीलिए वो इस ऑफर को बुक कर देती है। रोड्रिगो कहता है कि अगले दिन सुबह में मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। उसके जाने के बाद सिस्टीन अपने दोस्त को बताती है कि उसकी जॉब चली गई, उसे काम से निकाल दिया गया है। यह सुन करके हैना को भी सच में काफी बुरा लगता है। वो सिस्टीन का मूड फ्रेश करने के लिए उससे कहती है कि चल कोई ना यार, काम तो मिलता रहता है, अभी पार्टी करने आए हैं, अपना मूड मत खराब कर। इसके बाद सिस्टीन सारे गम को भुला करके पार्टी में एंजॉय करने लगती है। अगले दिन सुबह में रोड्रिगो अपने सारे टूरिस्ट को लेने के लिए आता है। यहाँ कुछ और भी फैमिली थी जो मगरमच्छ देखने के लिए जाने वाली थी, जैसे कि माइकी और उसके दादाजी, जिनका नाम टिम है। यहाँ पर हम सैली को भी देखते हैं, जो माइकी की मोम है। सिस्टीन और हैना भी टाइम से वैन में आकर के बैठ जाते हैं। यहाँ पर हम डायना नाम की एक और लड़की को भी देखते हैं, जो इन लोगों के साथ में मगरमच्छ का टूर लेने के लिए जा रही होती है। जंगल के साइड में जाने से पहले रोड्रिगो अपनी कार को ले जाकर के गैस स्टेशन पर रोक देता है, क्योंकि उसे अपनी कार में गैस डलवाना था। और वो बाकियों से दुकान पर जा करके उनके जरूरत का सामान लेने के लिए भी बोल देता है। अगर किसी को कोई जरूरत का सामान लेना हो तो वो दुकान पर जा करके ले सकता है। दुकान की खास बात ये थी कि यहाँ पर काफी प्राचीन सामान रखे हुए थे, कुछ कंकाल और कुछ जीते जागते जानवर थे। माइकी अपने मोम के साथ जब एक कंकाल को देख रहा होता है तो उसी समय यहाँ पर वोकर नाम का एक शिकारी आता है, जो इन्हें बताता है कि ये एक हिप्पो के सर का कंकाल है, जिसका शिकार मैंने 1980 में किया था। पहले यहाँ के जंगलों में बहुत होते थे, लेकिन अब सब खत्म हो गए हैं। उसी समय यहाँ पर सिस्टीन और हैना आ जाते हैं, जो उस स्कल के साथ में फोटो खिंचवाने लगते हैं। इसके बाद हमें रोड्रिगो को दिखाया जाता है, जो अपने फोन में उस बड़े वाले मगरमच्छ की लोकेशन को ट्रैक करता है। लोकेशन को ट्रैक करने के बाद फिर वो उस फोन को अपने बोट के एक छोटी सी जगह पर रख देता है। इसके बाद वो सभी लोगों को एक एक करके बोट में बैठाता है, उन्हें लाइफ जैकेट देता है और फिर उन्हें ये भी बताता है कि कोई भी अपने हाथों को अंदर बाहर ना करे, हमेशा नाव के अंदर ही रहना, क्योंकि पानी में मगरमच्छ होंगे, वो कभी भी हमला कर सकते हैं, इसीलिए कोई भी गलती मत करना। इसके बाद वो बोट को लेकर के जंगल के अंदर जाने लगता है। जंगल के अंदर जाने के बाद रोड्रिगो वापस से उस बड़े वाले मगरमच्छ की लोकेशन को देखता है। ये लोग फिलहाल उसी जगह पर थे जहाँ पर उसकी लोकेशन दिख रही थी, लेकिन रोड्रिगो को वो मगरमच्छ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे पानी के ऊपर लाने के लिए वो पानी में मार्शमैलो फेंकता है। कोई खाने की चीज होती होगी जिसे मगरमच्छ खाते हैं, लेकिन उसे फेंकने के बाद भी वो मगरमच्छ यहाँ पर नहीं आता। इसके बाद वो पानी में लेग पीस फेंकता है, लेकिन काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आता। जिसके बाद वो अपनी बोट को लेकर के यहाँ से थोड़ा आगे जाने लगता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन्हें वही बड़ा वाला मगरमच्छ दिखाई देता है, जिसका सर कटा हुआ था। और ये वही मगरमच्छ है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जिस पर किसी अजीब चीज ने हमला किया था। यह सीन देख करके सभी लोग डर जाते हैं। ये लोग भी सोचने लगते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसने मगरमच्छ को ही मार दिया। जिसके बाद टिम उसे इसके बारे में प्रोटोकॉल या रेस्क्यू टीम को बताने के लिए बोलता है, लेकिन रोड्रिगो ऐसा करने से मना कर देता है। और फिर इस तरीके से इन सबको मालूम चलता है कि यहाँ पर आना इनलीगल है। हालांकि वो जल्दी से बोट को स्टार्ट करके यहाँ से इन लोगों को लेकर के निकल जाता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद अचानक से इनके नाव पर कोई चीज हमला कर देती है, जिसकी वजह से इनकी नाव उलट जाती है। सभी लोग पानी में गिर पड़ते हैं।
इसके बाद सभी लोग जल्दी से भाग करके बोट के ऊपर आ जाते हैं। वैसे तो वो बोट उल्टा हो गया था, लेकिन वही बोट ही इनका सहारा था। सभी लोग बोट पर आ गए थे, लेकिन डायना अभी भी पानी में थी, क्योंकि वो बोट से काफी दूर थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो सीधा एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद अचानक से रोड्रिगो पानी के ऊपर आता है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि उसके शरीर से ढेर सारा ब्लड निकल रहा है। वो काफी जख्मी है। जैसे तैसे करके वो जल्दी से भाग करके बोट के ऊपर चला जाता है, लेकिन उसी समय अचानक से पानी के अंदर से कोई चीज इनके बोट को धक्का देने लगती है। इनके बोट को धक्का देते हुए पेड़ों के बीच में लेकर चली जाती है। वो जो कोई भी था वो इनके लिए काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि अब इनमें से कुछ लोग बड़े आराम से अलग अलग पेड़ों के ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बोट के ऊपर वजन कम हो जाता है। फिलहाल जो भी हो, इस समय रोड्रिगो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसका शरीर जख्मी हो गया था, उसके शरीर से ढेर सारा ब्लड बाहर निकल रहा था। इन्हें मेडिकेट बॉक्स की जरूरत थी, जो कि पानी में था। उस बॉक्स को लेने के लिए सिस्टीन सबसे पहले पेड़ों का सहारा लेकर के उस बॉक्स के पास जाती है, और फिर उस बॉक्स को लेने के बाद उसे टिम की तरफ फेंक देती है। टिम उसमें से फ्लेयर और चाकू निकालता है, और चाकू को हीट करने के बाद रोड्रिगो के जख्मों को दाग देता है, जिससे ब्लड निकलना बंद हो जाता है और इससे उसे राहत भी मिलती है। वैसे तो सैली एक नर्स है, इसलिए वो ये काम आसानी से कर लेती है। सैली के पूछने पर रोड्रिगो बताता है कि हमारा लास्ट लोकेशन बॉस के पास जा चुका है, वो हमें ढूंढने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन इसमें कितना वक्त लगने वाला था ये किसी को पता नहीं था। इसीलिए टिम सभी लोगों को पानी, खाना और जरूरत का सामान इकट्ठा करने के लिए बोलता है। एक बॉक्स में इन्हें पानी का कुछ बोतल मिल जाता है, जिससे पानी का टेंशन तो खत्म हो जाता है। पानी पीने के बाद जब सभी लोग अलग अलग पेड़ों पर बैठे हुए थे, तभी माइकी को पानी के अंदर कुछ होने का एहसास होता है, और वो काफी स्पीड से इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। इसीलिए टिम जल्दी से सभी लोगों को पेड़ के ऊपर जाने के लिए बोल देता है। पेड़ के थोड़ा और ऊपर चढ़ते वक्त सैली का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर पड़ती है। वो काफी डरी और सहमी हुई थी। वो एक पेड़ को पकड़ करके पानी के बीच में थी। उसे बचाने के लिए सिस्टीन पानी के अंदर चली जाती है। उसे सहारा दे करके वो उसे बोट के पास ले आती है। इसके बाद ये दोनों जल्दी से बोट के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन तभी हैना को पानी के अंदर कुछ दिखाई देता है, जो उसी की तरफ आ रहा होता है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही जिस पेड़ पर वो थी, वो चीज उसी पेड़ पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से हैना पानी में गिर पड़ती है। पानी में जाने के बाद अब वो भी काफी डरी हुई थी। एक बार फिर से सिस्टीन अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो हैना से काफी दूर थी। हैना के काफी करीब टिम था। वैसे सिस्टीन ने उसकी बेटी की जान बचाई, तो अब टिम का फर्ज बनता है कि वो उसकी दोस्त की जान बचाए। वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं ये कर लूंगा। इतना कहने के बाद वो पानी के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो हैना को जल्दी से अपने करीब आने के लिए बोलने लगता है, लेकिन तभी अचानक से कोई चीज टिम को पानी के अंदर खींच लेती है, जिसकी वजह से मौके पर ही टिम की मौत हो जाती है। उसकी बेटी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। सिस्टीन जल्दी से जा करके अपने दोस्त का हाथ पकड़ करके उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हैना काफी भारी थी, इसलिए वो उसे ऊपर खींच नहीं पाती। इसी वजह से वो जा करके पेड़ के ऊपर चढ़ने लगती है। वैसे तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से वो जो पानी के अंदर जो चीज थी ना, वो आकर के हैना पर हमला कर देती है और हैना को खींच करके पानी के अंदर लेकर के चली जाती है, जिसकी वजह से मौके पर ही हैना की मौत हो जाती है। दो लोग मारे जा चुके थे, टिम और हैना। बहुत जल्द रात हो जाती है, लेकिन अभी तक रोड्रिगो लौट करके नहीं आया था। इसी वजह से उसका बॉस जो कि वोकर है, वो अपने बाकी के लड़कों से रोड्रिगो के बारे में पूछता है। तब उसे मालूम चलता है कि वो बोट लेकर के गया तो था, लेकिन अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। हालांकि वोकर अपने एक लड़के से कहता भी है कि वो जा करके चेक कराए, लेकिन इसके बदले में वो उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मांगता है। एक्स्ट्रा पैसे न देना पड़े इसलिए वोकर खुद चेक करने के लिए जाने लगता है। वो अपने पास कुछ जरूरत का सामान लेकर के जंगल की तरफ निकल पड़ता है। हैना को ऊपर खींचने के चक्कर में सिस्टीन के हाथों में काफी दर्द हो रहा था। जब इस बारे में सैली को मालूम चलता है, तो वो उसके हाथों को ठीक करने के लिए उसके पास जाती है। वो थोड़ा सा कुछ इधर उधर करती है, जिससे उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद सिस्टीन रोड्रिगो के पास जा करके उसे थोड़ा बहुत पानी पिलाती है। तब रोड्रिगो इन्हें बोट
बोट के चारों तरफ आग जलाने के लिए बोलता है। अगर ये लोग आग जला देंगे तो वो जानवर इनके पास नहीं आएगा। और फिर वो इन्हें ये भी बताता है कि उसने ट्रैकर को बोट के अंदर रखा है। अगर वो ट्रैकर कोई ला सके तो इनके लोकेशन के बारे में रेस्क्यू टीम को बताया जा सकता है। तो सबसे पहले माइकी डब्बे को लेकर के पेट्रोल को चारों तरफ गिरा देता है। इसके बाद ये लोग पानी में चारों तरफ आग जला देते हैं। सिस्टीन नीचे जा करके वो ट्रैकर लाने के लिए तैयार हो गई थी, इसीलिए रोड्रिगो उसे उस जगह की चाबी देता है जहाँ पर उसने ट्रैकर को रखा था। इसके बाद वो पानी में उतर करके बोट के नीचे जा करके उस जगह को ढूंढने लगती है। वो जगह एक तिजोरी के जैसा था। सिस्टीन को जब वो जगह दिखाई देती है तब वो चाबी की मदद से उसे खोलती है और अंदर से ट्रैकर को ले लेती है। इसके बाद वो वापस से बोट के ऊपर आ करके वो ट्रैकर जा करके रोड्रिगो को दे देती है, लेकिन शायद पानी की वजह से वो ट्रैकर चालू नहीं हो रहा था, इसीलिए रोड्रिगो बैटरी को बाहर निकाल देता है और उसकी थोड़ी सी सफाई करता है। थोड़ा सा सूखने के बाद वो ट्रैकर ऑन हो जाता है। इसके बाद वो अपनी लाइव लोकेशन अपने बॉस के पास भेज देता है। इस तरह से वोकर को उसके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वो अपनी बोट को घुमा करके इनकी तरफ आने लगता है। कुछ ही समय में वो अपनी बोट को लेकर के इनके पास आकर के पहुंच जाता है। जब वो रोड्रिगो के पास आकर के उससे बातें करता है तब वो अपने बॉस को बताता है कि पानी में एक हिप्पो है। यह सुन करके उसे उस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसका मानना है कि यहाँ हिप्पो नहीं है। खैर जो भी हो, फिलहाल वो इन सभी लोगों को अपने बोट में बैठाता है और इन्हें यहाँ से लेकर के जाने लगता है। लेकिन उसी समय अचानक से डायना काफी गुस्से में हो जाती है। अभी तक जो कुछ भी इनके साथ में हुआ उन्हीं सब चीजों को लेकर के वो काफी परेशान थी और इसी चीज की वजह से वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो रोड्रिगो के पास जा करके उस पर अपनी भड़ास निकालने लगती है, क्योंकि उसका कहना था कि उसी की वजह से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। डायना को रोकने के लिए पीछे से माइकी हाथ लगाता है, लेकिन धक्का धुक्की के दौरान माइकी गलती से पानी में गिर पड़ता है और ठीक उसी समय माइकी के सामने एक बड़ा सा हिप्पो आ जाता है, जिसे देख करके वो डर जाता है और उसी समय वो हिप्पो उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। यहाँ पर सैली अपने बेटे को भी खो देती है। अभी तक तो उसने सिर्फ अपने पिताजी को खोया था, अब बेटा भी खो गया। इतने बड़े हिप्पो को देख करके वोकर समझ जाता है कि यहाँ से सही सलामत बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो सबसे पहले बोट पर से सभी को नीचे उतार देता है और फिर वो एक गन लेकर के उस हिप्पो का शिकार करने के लिए जाने लगता है। गन में उसके पास कुछ नशीली दवाइयाँ थी जिससे वो हिप्पो को बेहोश कर सकता था। उसे अच्छे से पता था कि वो हिप्पो इन्हें यहाँ से आसानी से बाहर नहीं निकलने देगा, इसीलिए वो सबसे पहले उस हिप्पो का शिकार करने के लिए प्लान बनाता है। और ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ये चीज उसने पहले भी बहुत बार किया था। लेकिन यहाँ पर हालात कुछ बदल जाते हैं। किसी को पता नहीं था कि सैली अचानक से पानी में उतर जाएगी। वो अपने बेटे को आवाज लगाते हुए पानी के अंदर चली जाती है। एक प्रकार से उसे सदमा लगा हुआ था। वो मानने को तैयार नहीं हो रही थी कि उसका बेटा मर गया है। धीरे धीरे वो पानी में आगे जा करके कोहरे में कहीं गायब हो जाती है और तभी अचानक से वो हिप्पो वोकर के पीछे आकर के उसके बोट पर हमला करने लगता है। इस समय वोकर के हाथ में जो कुछ भी था उसी से वो उस हिप्पो को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसी समय जैसे तैसे करके रोड्रिगो गन को उठाता है और निशाना लगा करके हिप्पो को शूट कर देता है। उसकी बॉडी पर डोट लगने की वजह से वो यहाँ से भाग जाता है। अच्छी बात ये थी कि उसने वोकर को नुकसान नहीं पहुँचाया, वो उसे पानी में छोड़ करके चला जाता है। पानी से बाहर निकलने के बाद उसे मालूम चलता है कि रोड्रिगो की मौत हो चुकी है। उसी समय वोकर लड़कियों को पानी में जा करके हिप्पो का ध्यान भटकाने के लिए बोलता है। वो इन्हें पानी में डंडे वगैरह मारने को बोलता है, जिससे हिप्पो का ध्यान भटक जाएगा और वो बोट को ले लेगा। इसके बाद सिस्टीन और डायना नीचे जा करके पानी में आवाज करने लगते हैं। इस बीच वोकर मौका देख करके बोट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो हिप्पो उसके सामने आ जाता है। हिप्पो के हमला करने से पहले वो पानी के बाहर आ जाता है। वैसे तो वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन हिप्पो ने उसे देख लिया था। वो उस पर हमला करने लगता है। अच्छा था कि वोकर के पास फ्लेयर गन था, जिससे वो हिप्पो के मुंह पर जला देता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। इस दौरान सिस्टीन को मौका मिल जाता है। वो मौका देख करके जल्दी से पानी के अंदर चली जाती है। वोकर ने उसका ध्यान भटका रखा था और इधर सिस्टीन जल्दी से बोट के ऊपर चली जाती है। कुछ समय के बाद अचानक से हिप्पो भी यहाँ से भाग जाता है। अच्छी बात ये थी कि वोकर सही सलामत था। इसके बाद सभी लोग जल्दी से जा करके बोट में बैठ जाते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। अंधेरा काफी ज्यादा था, इसीलिए इन्हें रास्तों के बारे में उतना कुछ पता नहीं था। अंधेरे जंगल में आगे बढ़ते हुए ये लोग एक बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि ये बिल्डिंग कई साल पुरानी है और इस जगह पर हिप्पो को रखा जाता था। पीछे के साइड
साइड में इन्हें जेल जैसी एक जगह दिखाई देती है जिसके अंदर कंकाल पड़े हुए थे। उसी समय सिस्टीन को एक आवाज सुनाई देती है। जब वो जा करके चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि एक हिप्पो का बच्चा लोहे के नीचे दबा हुआ है। सिस्टीन कुछ करते उससे पहले ही यहाँ पर वो हिप्पो आ जाता है। वैसे तो वो सिस्टीन पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन सिस्टीन जल्दी से मौका देख करके अंदर भाग करके चली जाती है। अंदर जाने के बाद वोकर इन सबको बताता है कि हमें ढेर सारा सामान इकट्ठा करना होगा, हमें आग जलाना होगा ताकि हमारी लोकेशन के बारे में रेस्क्यू टीम को पता चल सके। इसके बाद वोकर जल्दी से जा करके अलग अलग सामान को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है। न जाने कहां से, लेकिन उस समय सिस्टीन को एक ड्रम दिखाई देता है और उस ड्रम के अंदर ढेर सारा गैसोलीन भरा हुआ था जिसे ये लोग नीचे गिरा देते हैं। लेकिन आग जला पाते उससे पहले यहाँ पर वो हिप्पो आ जाता है जो वोकर पर हमला कर देता है। वोकर को इस हाल में देख करके डायना और सिस्टीन ये दोनों अंदर जा करके दरवाजे को बंद कर लेते हैं। वैसे तो दरवाजे को डायना ने बंद किया, मतलब कि सिस्टीन का इसमें कोई गलती नहीं था। उसी समय वो हिप्पो वोकर पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। सिस्टीन को इस बात के लिए काफी अफसोस हो रहा था। खैर जो हुआ सो हुआ, फिलहाल अभी के लिए वो हिप्पो इनके दरवाजे को तोड़ रहा होता है। तभी सिस्टीन कहती है कि हमें अलग अलग होकर के भागना होगा। दरवाजा तोड़ करके हिप्पो जैसे ही अंदर आता है तो उसी समय दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। लेकिन शायद उस हिप्पो को सिस्टीन काफी अच्छी लग जाती है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। इस समय सिस्टीन उसी जगह पर गिरी हुई थी जहाँ पर उसने गैसोलीन को गिराया था। वो जल्दी से खड़ी होती है और इस जगह पर आग लगा देती है, जिससे वो हिप्पो बेचारा काफी जल जाता है। इसके बाद सिस्टीन डायना को अपने साथ लेकर के यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन उसी समय उसे हिप्पो के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है जो कि उस लोहे के नीचे दबा हुआ था। इसके बाद सिस्टीन डायना को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अकेला छोड़ देती है। इसके बाद वो उस बच्चे को बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर उस बच्चे की माँ आ जाती है। उसने जैसे ही डायना को देखा तो वो उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो सिस्टीन के सामने जा करके खड़ी हो जाती है। सिस्टीन काफी डरी हुई थी। वो उसके बच्चे को जा करके छुड़ाती है, जिसकी वजह से वो हिप्पो काफी खुश हो जाता है और अपने बच्चे के साथ में खेलने लगता है। और इसके बाद वो सिस्टीन को नुकसान भी नहीं पहुंचाती, बल्कि अपने बच्चे को अपने साथ लेकर के यहाँ से चली जाती है। उसी समय सिस्टीन को आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो कि रेस्क्यू टीम वाले थे, और वे लोग सिस्टीन को देख लेते हैं। इस तरीके से उसकी जान बच जाती है। और वैसे तो बाकी के सभी लोग मारे जा चुके थे, सिर्फ वही अकेली बची हुई थी, और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है।